ठीक है। तो अब आओ अपने कंसंट्रेशन टर्म्स में। टोटल कितने तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, बोलो? 8। 8, ठीक है। इस बार एक नया जोड़ देते हैं जो कि होता है फॉर्मेलिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या समझे? ठीक है, देखो जो 8 होते हैं, 8 को लास्ट ईयर हमने कितने पार्ट से बांटा था, याद है? सर 2 सेक्शंस में कर लिए थे अलग-अलग। हाँ, कौन कौन से? टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वेरी गुड, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखो इस बार हम टोटल पढ़ेंगे कितने, 8 तरह के 9 तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स। एक नया आएगा फॉर्मेलिटी, जिससे क्वेश्चन ना तो आज तक बोर्ड में आया है ना तो जेई में आया है, बस इसी उम्मीद में पढ़ते रहते हैं कि कभी आ जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है बेसिकली कंसंट्रेशन होता क्या है, पहले उस चीज को समझते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स में चलेंगे। तो कह रहा है मान लो हमने क्या किया, एक 2 कंटेनर लिए, ठीक है, दोनों कंटेनर में हमने बराबर पानी भर दिया, कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना? ठीक है, यस सर। पहले कंटेनर में हमने डाल दिया 10 ग्राम क्या, नमक डाल देते हैं, ठीक है। पहले कंटेनर, दोनों में नमक डालेंगे, पर पहले कंटेनर में 10 ग्राम डाल देते हैं नमक और दूसरे में 30 ग्राम डाल देते हैं। तो मैं पूछूं, बताओ किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? सेकेंड बीकर में। सेकेंड बीकर में, इसमें, ठीक है, जिसमें 30 ग्राम है, तो हमने बोला जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वही नमक ज्यादा सॉल्टी होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां से हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अगर किसी कंटेनर में सॉल्वेंट दोनों बराबर हैं तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर। बोलो, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ NaCl, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। इसीलिए कंसंट्रेशन में वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमने कहा चलो इसको तो बाद में पढ़ेंगे, अभी मुद्दे की बात करते हैं। तो हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ NaCl जिसमें ज्यादा होगा उसी कंटेनर में कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे करता है कि हम सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों क्यों लिए गए हैं? बोलो बोलो, नहीं समझ में आया मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? सर एक बार दोबारा मोलैलिटी दोनों के साथ कंसंट्रेशन बोलते हैं। नहीं, तुम क्वेश्चन नहीं समझे। देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा सॉल्यूट तो डालना है, हमने कहा हाँ, तुमने कहा सॉल्यूट तो NaCl है, तुमने बोला हाँ सर सॉल्यूट तो NaCl है। तो हमने कहा NaCl जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमें कंसंट्रेशन मिल जाता है, हमने कहा ठीक है। यहाँ पे फिर सॉल्यूशन टर्म उसने आगे क्यों लिखा, सवाल ये है। सर क्योंकि मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के आएगा, तो सॉल्यूशन के टर्म्स में भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, टेक्निकली बाय डेफिनेशन मान लेते हैं, तो इसने न्यूमेरिकल यूज करके बता दिया कि सर ऐसे ऐसे होगा, तो ठीक है। समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या हुआ? क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ नहीं आया आपका। मैंने बोला कि हम याद करो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी को कहते हैं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, N/V। अगर 11 थोड़ा सा भी याद है, V किसका लेते हैं, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन है ना। तो हमने कहा कि भाई हम सॉल्यूशन लिखते, ठीक है, कि सॉल्यूशन में कितना हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, तो हमने सॉल्वेंट क्यों लिखा। और कुछ लोग सॉल्वेंट समझ गए क्यों लिखा, तो वो लोग ये समझाएं कि हमने सॉल्यूशन क्यों लिखा भाई फिर। सर क्योंकि दोनों ले रहे हैं ना, मोलारिटी दोनों। नहीं, मोलैलिटी की तो हमने बेटा बात ही नहीं की, मोलैलिटी तो आई नहीं। हाँ सर, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नहीं पता होंगी तो फिर सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, दोनों की क्वांटिटीज पता होनी चाहिए तभी सोल्यूशन पता होगा। नहीं, देखो यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है वो समझो। एक चीज सोचो, पहले हमने दोनों में बराबर वॉल्यूम बढ़ा था, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक, यस सर। हमने इसमें डाला 10 ग्राम, ध्यान समझना, 10 ग्राम NaCl डाला और इसमें 30 ग्राम NaCl डाला, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, इसका, सॉल्यूट। ठीक है।
अब एक चीज सोचो, जो मिलके प्रोडक्ट तैयार हुआ है ये क्या है? ये एक सॉल्यूशन है। यस सर। और यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट मिलके मिला है हमें, ये भी एक सॉल्यूशन है। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक। यस सर। मैंने कहा यार मेरे को मजा नहीं आया यार, मैं नहीं चाहता कि सेकंड कंटेनर जीते, मैं चाहता हूं कौन जीते? फर्स्ट कंटेनर पहला। जीते। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसमें 25 ग्राम और NaCl डाल दूं, यस सर। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 35 ग्राम NaCl, और यस इसका सर। कितना रह जाएगा? 30 ग्राम NaCl। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया? इसका ज्यादा हो गया। जी यस सर। सर। तो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्यों दोनों कंसिडर किया है? हमने कहा अगर प्योर फॉर्म में अगर कंसिडर करेंगे तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला जाता है, हमने कहा ठीक। पर अगर हम चेंज करना चाहें तो हमें फिर सॉल्यूशन, अगर कुछ चेंज लाना है, जैसे हमें फर्स्ट वाले को जिताना था, तो हमने क्या सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला था? सर। इसमें डाला था। हमने एक सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा 25 ग्राम क्या डाला था? सॉल्यूट। बोलो सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? No, सॉल्वेंट sir. में मिलाना हो गया ना। नहीं बेटा, एक चीज फिर से समझो, ध्यान समझो। मैंने कहा अभी सबको पता है कि कंटेनर 1 और कंटेनर 2 में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? कंटेनर 2 का। बोलो हाँ या ना। ठीक। अब कंटेनर 1 में जब पहले हमने नमक डाला था, उससे पहले क्या था? सॉल्वेंट था हमारा, बताओ। वो ही हमारा वाटर था। बोलो हाँ या ना। ठीक। Yes, sir. कंटेनर 2 में भी हमारा सॉल्वेंट क्या था? वाटर था। तो दोनों हमारे वाटर थे, सॉल्वेंट बिफोर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन का मतलब बिफोर एनी प्रोसीजर, दोनों हमारे क्या थे? इनिशियल स्टेज में हमारे सॉल्वेंट थे। हमने कहा बिल्कुल सही है। हमने कहा अब सॉल्वेंट में डालो सॉल्यूशन। हमने कहा जो पहला केस क्या बन रहा है? सॉरी, गलत बोल गया। सॉल्वेंट में डालो हमारा सॉल्यूट। हमने कहा पहला केस हमारा क्या बन गया? ये वाला बन गया, जहां हमने सॉल्यूट किस में डाला? सॉल्वेंट में डाला। तो हमें क्या मिल गया? 10 ग्राम सॉल्यूट डालने पे, 30 ग्राम सॉल्यूट डालने पे सॉल्वेंट में हमें क्या मिल गया? अब दोनों का सॉल्यूशन मिल गया। बोलो हाँ या ना। यस सर। यहां तक किसी को डाउट? बताओ। बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो बोलो। ठीक है सब, चलें आगे। यस सर। ठीक। यस सर। अब मैंने कहा यार, मैंने जब देखा, मैंने कहा यार पहले कंटेनर में 10 ग्राम NaCl का सॉल्यूशन बनाए, दूसरे में 30 ग्राम NaCl का सॉल्यूशन बनाए। मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, कंटेनर 2 जीत रहा है, कंटेनर 1 को जिताओ। हमने कहा तो क्या करोगे कंटेनर 1 जिताने के लिए? हाँ भाई। कंटेनर 1 में और सॉल्यूट ऐड कर देंगे। सोचो, अब तुम कंटेनर 1 में और सॉल्यूट ऐड करने वाले हो, तो सॉल्यूट किस में ऐड करने वाले हो? सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई। तो दूसरा केस हमारा बन रहा है कि सॉल्यूट तुम किस में ऐड करने वाले हो? सॉल्यूशन में। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है। तो बेसिकली दूसरे स्टेप के लिए इनिशियल क्या हो गया? इनिशियल प्रोडक्ट तो हमारा सॉल्यूशन ही है ना। ठीक है, इनिशियल रिएक्टेंट तो हमारा सॉल्यूशन ही है ना, जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि सॉल्यूट किसी में भी ऐड कर सकते हो, सॉल्वेंट में भी ऐड कर सकते हो और सॉल्यूशन में भी ऐड कर सकते हो। कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बताओ सबको समझ में आई ये वाली बात? यस सर। चलें आगे। ठीक है, चलो। अब ये चीज समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन? कौन बताएगा? सर एक सॉल्यूशन का मतलब कोरोसिवनेस घटाने के लिए सर हम उसमें जब वाटर ऐड करें तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, वाटर ऐड कर दें। देखो टर्म्स बहुत टेक्निकली यूज करना, ठीक है। अगर बिल्कुल श्योर शॉर्ट नंबर लेकर आने वाले हो, तुम ये आंसर लिखाओगे
तो सेंस वाइज आंसर ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं आंसर में, पर टीचर अगर टेक्निकल हुआ तो यहाँ नंबर काट लेगा, और यहीं पे दिक्कत होती है। बच्चे बाद में आके ये बोलते हैं कि सर हम तो पेपर बहुत अच्छा करके आए थे, पर सर नंबर कहाँ कटे हमें पता ही चला। जस्ट एज्यूम, समझना मैं क्यों इसको सही नहीं मान रहा हूं। जस्ट एज्यूम मैं 100 ml एल्कोहल में केवल 10 ml पानी डाल रहा हूं, तो यहां पे सॉल्वेंट कौन हुआ? अल्कोहल, और equal, सॉल्यूट कौन हुआ? वाटर। वाटर। तो क्या यहां तुम्हारा स्टेटमेंट सही बैठेगा? नहीं सर। तो इसको जनरलाइज वे में कहो ना। क्यों एग्जाम्पल क्यों लें किसी का? एग्जाम्पल हम बाद में लिख देंगे, पर स्टेटमेंट तो एक जनरलाइज वे में लिखो। कैसे लिखोगे? सर जब हम एक सॉल्वेंट में सर कुछ अमाउंट सोल्यूशन सॉल्यूट डालते हैं तो फिर सर वो सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। फिर सोचो, फिर से एक बार। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। नहीं, ये भी गलत है। देखो समझो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, टर्म समझना बहुत जरूरी है। अब ये चीज मैं समझ रहा हूँ तुम्हें क्यों नहीं आ रही है, ये मैं समझ रहा हूँ लास्ट ईयर तुम्हारे प्रैक्टिकल तो हुए नहीं है जो तुमने ढंग से किए हो, ठीक है। जिसके स्कूल ने करा दिए हैं तो भाई वो तो बहुत खुश नसीब बंदा है, वरना टेक्निकली लैब पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग की धज्जियां उड़ी हुई हैं ना। तुम्हारे पिछले साल हुए होंगे मुझे लगता है, किसी के हुए हैं स्कूल में? तो सर और सर ठीक सर है, एक दिन बुलाया था सिर्फ। हाँ एक दिन में तो कितना ही करा लेंगे। और ना इस साल मुझे उम्मीद तुम्हारे होने वाले हैं, ठीक है, जिससे बता रहे हैं कि अभी तीसरी वेव भी आएगी, बिला 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 दुनिया भर की बातें। तो देखो डाइल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैंने अभी पीछे एक एग्जाम्पल लिया था, मैंने कहा भाई मैं 1 लीटर पानी ले लेता हूं। मैंने कहा ठीक है ले लो 1 लीटर पानी। मैंने कहा 1 लीटर पानी में मैंने 300 ग्राम नमक डाल दिया, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। ठीक है, यस सर, जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है? सॉल्यूशन। बोलो। यस सर, ठीक, अब ध्यान समझो, वो पूछ रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कि एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेम सॉल्वेंट ऐड करें, ध्यान समझना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेम सॉल्वेंट यूज करें। पहले सॉल्वेंट क्या था? H2O, सही था? हाँ, यस सर, 1 लीटर वाटर में हमने 300 ग्राम नमक डाला था तो हमारा सॉल्वेंट वाटर था। अगर सेम सॉल्वेंट हम उस सॉल्यूशन में और ऐड करें, दैट मींस मैंने कहा मैं 0.5 लीटर H2O और ऐड कर देता हूं, तो उस टाइम पे जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलने लगेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। यस सर, ठीक, अब अंतर क्या है दोनों सॉल्यूशन में, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? पहले वाले का, 1 का या सेकंड का? फर्स्ट का। हमेशा याद रखना फर्स्ट का कंसंट्रेशन सेकंड से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। अब मतलब समझ में आया डाइल्यूट सॉल्यूशन का? ठीक है, यस तो, सर, तो जनरलाइज फॉर्म में तुम क्या लिखोगे? जनरलाइज फॉर्म में तुम ये लिखोगे व्हेन वी ऐड द सेम सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन देन द रिजल्टेंट प्रोडक्ट या द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आई बात? ठीक, अब यस सर, मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूं सेम सॉल्वेंट। सेम सॉल्वेंट में इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत बार फंसा चुका है, कई बार आया है। उसने बोला कि इस कंटेनर में 1 लीटर पानी था, समझना ये क्वेश्चन जेई में बहुत बार आया है, ठीक है, और एक बार एम्स में भी आ चुका है, पर उसमें आया था असर्शन रीजनिंग में, याद रखना। उसने बोला था 1 लीटर पानी है जिसमें हमने 500 ग्राम, यही सेम क्वेश्चन आया था, 500 ग्राम हमने NaCl डाला है। वो हमने कहा ठीक है। अब उसने कहा कि
अब इसमें मैंने, ध्यान समझना क्वेश्चन को, मैंने 200 ml एल्कोहल डाल दी। क्या डाल दी? हाँ Equal. ठीक है। तो उसने बोला जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया है, फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है फाइनल प्रोडक्ट। रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया है, क्या हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं? बोलो। No, sir. ठीक है, तो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है सेम सॉल्वेंट वाला, तो तुम इसको बिल्कुल क्या लिखकर आ जाओगे? डाइल्यूट सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि बच्चों ने उस समय दिमाग क्या लगाया? उन्होंने दिमाग लगाया टेक्निकली कंटेनर का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना। सोचो तुम इसमें अगर 200 ml और एल्कोहल डालोगे तो ये वॉल्यूम बढ़ के यहां तक नहीं पहुंच जाएगा? सोचो। Yes, sir. तो टेक्निकली कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। बच्चों ने ये दिमाग लगाया, तो टेक्निकली सोचो दिमाग सही है कि नहीं सही है? ठीक है, सही है सर। वैसे तो सही है, बिल्कुल वो सही है, मैं खुद कहता हूं। पर साइंस के हिसाब से एक टर्म याद रखना है कि सेम सॉल्वेंट डालने पे ही हम डाइल्यूशन की बात करते हैं, तो ये डाइल्यूशन नहीं है। समझ में आया? गलत है। अब तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं सवाल पूछूं, अगर मैंने अल्कोहल डाला है और उसको मैं अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? फाइनल प्रोडक्ट को, इस फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोलूंगा? तुम डाइल्यूट तो बोल ही नहीं रहे हो ना इसको, तो अब क्या बोलोगे? नहीं बेटा, एक्वस में मैंने आयंस में तोड़ा है क्या? नहीं। तो फिर एक्वस कैसे बोलोगे? मैंने बिजली तो पास ही नहीं की। सिर्फ सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं बेटा मिक्सचर। क्या बोलते हैं? अच्छा हाँ। मिक्सचर। सिंपल टर्म में बोलते हैं मिक्सचर। सॉल्यूशन तो ऑफ कोर्स है ही है, सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन में कोई डाउट नहीं है, पर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर डाइल्यूट नहीं है तो ये कहलाएगा मिक्सचर। ठीक है, कौन सा कराएगा? मिक्सचर। ठीक है, कोई दिक्कत? और कौन सा मिक्सचर कराएगा? टर्शरी मिक्सचर कहलाएगा, ये भी याद रखना। टर्शरी मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 कंपोनेंट्स हो। कितने कंपोनेंट्स हो? 3 components. ठीक है। बाइनरी क्या होता है? 2। बाइनरी मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और टर्शरी मिक्सचर को हम मिक्सचर ही बोलते हैं। बोलो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर हाँ क्या हुआ? बोलो बोलो। सर अगर हम अल्कोहल और NaCl दोनों साथ में डालें तो? सिंपल सॉल्यूशन। अब उसमें और अल्कोहल डालो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। नहीं, मतलब पहले NaCl और वाटर भी है, उसके ऊपर से हमने फिर अल्कोहल और NaCl डाला। कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो सिंपल मिक्सचर ही तो कहलाएगा, तब भी 3 कंपोनेंट यूज हो गए ना सर। नहीं समझे? ओके सर, ठीक हाँ है। समझ गई। हाँ क्या हुआ? बोलो बोलो। सर ऐसा क्यों है कि अगर हम ऐसा क्यों बोला गया कि अगर सेम सॉल्वेंट जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो डाइल्यूट नहीं होगा? होने तो सबको डाइल्यूट ही चाहिए। नहीं, क्योंकि बेटा सोचो, कंटेनर जो सॉल्यूशन था उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ना। तुम एक चीज सोचो, अगर तुम दिमाग लगाना, तुम लैब गए नहीं हो इस साल और उस साल, पर उससे पहले कभी लैब तो गए ही होगे ना केमिस्ट्री की। यस सर। तो Yes, sir. देखा होगा लैब में 2 तरह के HCl होते हैं, एक डाइल्यूटेड होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है। ठीक, तो अगर कभी टीचर तुमसे बोले कि बेटा कंसंट्रेटेड HCl को डाइल्यूट में कन्वर्ट कर दो, तो उसमें क्या करोगे? वाटर करोगे ना। बोलो, ठीक है, ध्यान समझना, उसमें वाटर ही डालोगे ना। यस सर। क्या तुम उसमें HNO3 डाल दोगे? सर धमाका हो जाएगा। नहीं, धमाके की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जो होगा वो तो भगवान भरोसे है, वो तो अलग बात है। ठीक है, HNO3 क्या कभी डालोगे गलती से भी? नहीं सर। क्यों नहीं डाला? क्योंकि तुम जानते हो हमें सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाना है। डाइल्यूट का मतलब क्या है? उसको थोड़ा सा, किसी ने थोड़ी देर पहले सबसे पहले स्टेटमेंट बोला था, मतलब सर उसमें हम ऐसे उसको मतलब इस तरह से मिक्स करना है कि उसकी प्रॉपर्टीज ना चेंज हो। हाँ, उसका विगरसनेस कम करना है अपने को, पर हमें उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करनी है। जैसे तुम देखो, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बचपन से क्लियर है, बताऊं कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हारे घर में कोई आया, तुमने उसको रुआवजा पिलाया, सब कोई रुआवजा जानते हो ना क्या होता है? ठीक है,
तुम उसको रुआबजा Yes, sir. बनाने जा रहे हो, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तुमने रुआबजा में शक्कर थोड़ी सी ज्यादा डाल दी, ध्यान समझो बात को, ठीक है। तो रुआबजा कैसे बनता है, थोड़ा रुआबजा डालते हो, ठीक है, उसमें तुम थोड़ा सा अपना पानी डालते हो और शक्कर डाल देते हो। या बहुत से टाइम क्या होता है, रुआबजा में ही शक्कर आती है, अगर रुआबजा पिया हो तो उसमें इनबिल्ट शक्कर आती है, तो बहुत से लोग शक्कर नहीं डालते हैं, Yes. ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया, रुआबजा को पानी में मिक्स किया और एक मेहमान को पिला दिया। मेहमान बोला अरे यार बहुत मीठा है, ठीक है। तो जब वो बोलेगा मीठा है, तुम क्या करोगे, और पानी ऐड ज़्यादा करें। पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करोगे। सोचो कभी तुम ऐसा करोगे क्या, अरे अच्छा अच्छा मीठा है क्या, तुम लाके उसमें नमक ऐड कर दो, कभी ऐसा करा क्या तुमने? सर ऐसे Yes, sir. तो सोचो तुम नमक क्यों नहीं ऐड कर रहे हो, दिमाग खुद लगाओ, टेस्ट बदल जाएगा। टेस्ट सर बदल चीनी का जाएगा। कंसंट्रेशन वैसे भी नहीं कमेगा, नहीं मतलब चीनी का नहीं कंसंट्रेशन कम, पर बात तो उसकी सही है ना, उसको मीठा लग रहा है तो मैं थोड़ा नमक डाल दूं, तो मीठे को तो वो कॉम्प्रोमाइज कर देगा ना। अगर पूरा प्रॉपर्टी टेस्ट चेंज हो जाएंगी। हाँ, पर टेक्निकली क्या वो अब रुआबजा रहा क्या, वो तो कुछ खटमिट्टा टेस्ट आ जाएगा, तो वो अब रुआबजा नहीं है, वो कोई और ही चीज हो गई। तो टेक्निकली सेम वही चीज है, डाइल्यूशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि तुम उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दो। डाइल्यूशन का मतलब हमेशा होता है उसका विगरसनेस कम करना। विगरसनेस कम करने का मतलब है कोई चीज मुझे मीठी लग रही है तो मेरे जीभ को या मेरे टंग्स को पसंद नहीं आ रही, तो मैं उसका विगरसनेस कम करने के लिए क्या करूंगा, पानी ऐड करूंगा, ना कि मैं नमक डाल दूंगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें मैंने इसलिए तुम्हें जोर ज्यादा दिया है क्योंकि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें जिस दिन उसको पेपर टफ बनाना होगा, तुम्हें क्या लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो बच्चों सा क्वेश्चन आया था एम्स में। अबे ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं था, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं ना उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं। लोग क्या बोलते हैं कि सर पेपर बहुत टफ आया था। टफ का मतलब ये नहीं होता है कि उसने हार्वर्ड का क्वेश्चन उठा के दे दिया था। टफ का मतलब होता है कि तुमने डाइल्यूशन तो पढ़ा पर तुमने डाइल्यूशन के स्टेटमेंट में ये शब्द पढ़ना छोड़ दिया या ये शब्द तुम्हें याद नहीं रहा। इस शब्द की अहमियत समझ रहे हो? यस सर। और इस शब्द पे पूरा एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। सोचो अब पेपर में ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा, फिर तुम जब घर आके इसको पढ़ोगे, जब कुछ दिन बाद में पता चलेगा ये हमारा आंसर गलत है, जब आंसर की आ जाएगी डिफरेंट कोचिंग से, तब तुम इसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन तुम्हें पता चलेगा इसका आंसर ये था, तब तुम दोस्तों से क्या बोलोगे, भाई यार पेपर बहुत टफ था। पेपर टफ नहीं था, तुमने पढ़ते समय उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अब ये चीज तुम्हें याद, ऐसा नहीं तुम इसको रटने बैठ जाओ, अब तुम डाइल्यूट का तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड तुम आंसर समझ गए, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। यस सर। पेपर में तभी तुम्हें बोलता हूं रटने वाले बच्चे कभी पेपर नहीं निकाल पाते, गारंटीड है। इसीलिए तुम्हारे स्कूल के टॉपर जो होगा जिसके 99% आएंगे या 100% आएंगे, गारंटी है उससे ना तो जेई निकलेगी ना ही उससे नीट निकलेगी। ये मैं लिखित, अगर 100 टॉपर को बैठाओगे तो 100 में केवल 10 टॉपर ऐसे होंगे जिनकी निकलेगी, 90 टॉपर की ऐसे के ऐसी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जिनके 99% आते हैं ना वो बेसिकली पेपर रट के बहुत अच्छा गए होते हैं, और बोर्ड वालों को चाहिए रटने वाले बच्चे, ठीक है, इसलिए उनके 99% आते हैं। वरना जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है वो उन बच्चों का आता है जो 80 से 95% के बीच में आते हैं। तो अगर तुम लोग में किसी को भी कभी भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तुम जाओ तो वहां जाके बच्चों से पूछना आपके 12th में परसेंटेज कितने थे, तुम गौर करना सबके परसेंटेज अधिकतर के मेजॉरिटी के 80 से 95 के बीच में ही होंगे। कुछ गिने चुने होंगे जिनके 95 से ऊपर होंगे और कुछ गिने चुने होंगे जिनके 80 से कम होंगे, वरना सारे आईआईटीज और जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हों चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट कॉलेज के सारे बच्चों के परसेंटेज इसी रेंज में आता ही आता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बच्चे का 75 से नीचे नहीं आएगा, सॉरी 75 नहीं आ सकता। अब जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में तो 75 से नीचे आए तो मिलने वाले नहीं है, क्यों? क्योंकि कट ऑफ ही 75% है, सबको पता है ना ये बात, ठीक है। और नीट मेडिकल कॉलेज के लिए 60% है, समझ रहे हो बात ही नहीं बता रहे, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। तो चलते हैं आगे, अब इसको इनका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन, देखो वो कह रहा है कि ये जो कंटेनर देख रहे हो इस कंटेनर में बहुत डार्क कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है पानी का, ठीक है। तो कह रहा है ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है।
ध्यान समझना, वो क्या क्या कह रहा है, किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहले 1 लीटर में 300 ग्राम नमक था, अब 1.5 लीटर में 300 ग्राम नमक है, तो नमक सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, यस सर। तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट। ठीक है, अब वो पूछेगा क्वेश्चन कंसंट्रेटेड क्या होता है। ठीक है, देखो, ठीक है, तो कंसंट्रेटेड में क्या होगा, इसका कलर और डार्क हो Dilute बड़ा जाएगा। हो सकता होगा। एग्जैक्टली, दो इसका कलर और डार्क हो गया, पिछले वाला कलर याद है, हल्का थोड़ा डार्क था पर लाइट डार्क, मतलब थोड़ा इससे कम था। ठीक है, इसका और ज्यादा हो Yes, sir. गया, इसका मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी लार्ज हो जिस सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। अब आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? बताओ, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सर, एक सॉल्यूशन? क्वेश्चन है मेरे को उस पहले वाला टॉपिक से। क्या बेटा? हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है पहले। हाँ। सर, अगर जैसे मतलब सिर्फ हमारे पास एक सॉल्वेंट ही हो, जैसे हमारे पास HCl था और उससे हमें डाइल्यूट करना होता है, तो हम उसमें वाटर क्यों डालते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो, देखो याद रखना, HCl तुम्हें जो कंसंट्रेटेड दिया जा रहा है तो वो किस स्टेट में होगा, होगा तो लिक्विड स्टेट में। यस सर। तुमने पढ़ा हो HCl कभी भी जो उसका नेचुरल फॉर्म होता है वो लिक्विड नहीं होता है, वो क्या होता है, Gas. यस। गैस। तुमने उसे गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट किया, तुमने उसमें ऑलरेडी क्या ऐड किया हुआ है, वाटर, पानी। पानी, ऑफ कोर्स, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, जिसका पीएच रेंज 0 होती है, मतलब 0 का मतलब 7 होती है, तो ना उसका बेसिक होती है ना एसिडिक होती है, तो वो HCl के एसिडिक नेचर पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालता है, ये बात पता है ना। यस सर। ठीक, तुमने उसमें ऑलरेडी पानी ऐड कर रखा है, पर अभी भी इतना पानी नहीं ऐड किया कि उसका विग्नेसनेस कम हो जाए, तो वो कंसंट्रेटेड कहलाता है। अब तुम्हें अगर हाँ, उसको आ गया सर समझ। अब उसको तुम्हें डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा सॉल्वेंट डालना पड़ेगा, सेम सॉल्वेंट। वाटर। ठीक है, क्यों, अब सेम सॉल्वेंट कौन है हमारा, वाटर है, बोलो हाँ या ना। ठीक, अब बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? सर शायद से सर जिस सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देखो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल लैंग्वेज में वो सारे सॉल्यूशंस कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, मेरे कभी किसी ढाबे गए हो? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तुम ढाबे में जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो बताता हूँ, हाँ, कोई कभी बसंत ढाबा गया है? बसंत ढाबा जानते हो कहाँ पे है? नहीं जानते? बसंत ढाबा इधर की साइड है, जब तुम दिल्ली से जयपुर जाओगे तो जयपुर एक्सप्रेस, जो जयपुर हाईवे है, वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे है दुनिया का। ठीक है, कभी जयपुर गए हो बाई रोड? यस सर। ठीक है, जी सर। तो रास्ते में देखना, उस रोड का जो सबसे फेमस ढाबा है वो है, वहाँ 150 की सब्जियां बनती हैं। अब 150 सब्जियों का मतलब है 150 की सब्जी का, हर सब्जी का थोड़ा टेस्ट थोड़ा बहुत तो अलग होगा ही एक दूसरे से। ठीक है, यस सर। तो क्या वो 150 अलग तरह की ग्रेवियां बनाते हैं? सर सर सब्जियां सेम इस्तेमाल होती है। नहीं, सब्जियां सेम इस्तेमाल होती हैं, ग्रेवी सेम इस्तेमाल होती है। ग्रेवी का मतलब जान रहे हो ना? यस सर। हाँ, याद रखना, देखो, सब्जियां 150 तरीके की बनती हैं, पर याद रखना, पर उन 150 सब्जियों के लिए स्टैंडर्ड ग्रेवी 3-4 ही होती हैं। समझ रहे हो बात को? यस सर। स्टैंडर्ड ग्रेवी 3-4 तरह की ही होती हैं। अब तुमने बोला मुझे पालक पनीर खाना है या फिर मटर पनीर खाना है, उन्होंने ग्रेवी उनके पास थी सेम, उसमें उन्होंने क्या ऐड किया, मटर ऐड किया, पनीर ऐड किया, और मसाले वो वाले डाले जो कि स्टैंडर्ड मटर पनीर में पड़ते हैं। मटर पनीर तैयार, तुमने कहा यार मेरे को तो यार फॉर एग्जांपल दम आलू खाना है, उन्होंने वही मटर पनीर वाली ग्रेवी उठाई, पर इसमें वो मटर नहीं डालेंगे और पनीर नहीं डालेंगे, क्या डाल देंगे फ्राई करके, दम आलू। आलू। हाँ, और मटर पनीर में गरम मसाला कम पड़ा था तो दम आलू में ज्यादा डालेंगे, तो टेस्ट अलग हो जाता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन केमिस्ट्री में वो सॉल्यूशन कहलाता है जिससे तुम अगर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उस पूरे एक्सपेरिमेंट में तुम उसी सॉल्यूशन को अल्टर करके बार बार यूज कर सकते हो। समझ रहे हो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब? यस सर। यस ठीक है, सर। तो इसे कहते हैं केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो आंसर क्या है हमारा? अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज कॉल्ड
बकवास डेफिनेशन, इससे कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो बात की बात है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है फ्रॉम दिस अदर नोन कंसंट्रेशंस कैन बी प्रिपेयर्ड। जैसे तुम्हें मैंने 100 मोलर का एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस सर। 100 मोलर से तुम 10 मोलर का कर सकते हो, बना सकते हो। यस सर। कैसे बना सकते हो? इसमें और वॉल्यूम ऐड करते चले जाओ। यस सर। यस सर। समझना, अब इसमें कितना वॉल्यूम ऐड करना है, 10 टाइम्स वॉल्यूम ऐड कर दो तो ये 10 मोलर रह जाएगा, 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 10 टाइम और वॉल्यूम ऐड कर दो, ये 1 मोलर रह जाएगा। इसमें और 10 टाइम यूज कर दो 0.1 हो जाएगा, और इसमें 10 टाइम यूज कर दो तो 0.01 हो जाएगा। तो टेक्निकली हमें 100 से ऊपर नहीं जाना था, 100 से नीचे ही आना था। समझ रहे हो? तो बेसिकली वही वाली उन्होंने एक बहुत अच्छी ग्रेवी बनाई, उसी ग्रेवी को चेंज कर करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेवी बनाए चले गए। तो एक ही सॉल्यूशन से हमारे रिएक्शन में 5 तरह के सॉल्यूशन बन गए। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बोलो सबको समझ में आई कि नहीं आई ये बात? ठीक है, यस सर। कोई डाउट किसी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में? सर। ठीक है, तो सर चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। वो पूछा है विच वे इज बेटर टू डिस्क्राइब सॉल्यूशन इफ द ऑप्शंस आर गिवन। नंबर 1 क्वांटिटेटिव, सॉरी इन्होंने क्वालिटेटिव बोला है। नंबर 1 क्वालिटेटिव या नंबर 2 क्वांटिटेटिव? बताओ। हाँ भाई, सर क्वांटिटी। क्वांटिटी, कोई क्वालिटी बोल रहा है? सर हो भाई, वो कोई क्वालिटी बोल रहा है? नहीं सर। ठीक है, तो याद रखना, नोट चेक कर लो, व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं। ठीक है, तो याद रखना सब लोग, आंसर होगा क्वांटिटेटिव, क्योंकि पूरा हम किसी भी सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने की सबसे बेस्ट टर्म है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो आंसर होगा क्वांटिटेटिव। ठीक है, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत? अब चलो, अब चलते हैं आगे कंसंट्रेशन मेन टर्म्स में। ठीक है, अब वो कह रहा है जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं? देखो, हमें पिछले साल कितने पढ़े थे? 8 पढ़े थे। इस साल हमें एक्स्ट्रा कौन सा पढ़ेंगे? फॉर्मेलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, पर बैक ऑफ द माइंड रखना कि सदियों में एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है इससे भी। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेशन टर्म्स जो सबसे कॉमन है वो ऊपर के 8 हैं, फिर 9वां बहुत कम यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मास परसेंटेज। कौन सा है? मास। सबको नोट्स मिल गए? हाँ भाई, ग्रुप पे मिल गए नोट सबको? कोई एक चेक करके बताओ। ठीक है, चलो ठीक है। पहला, सबसे पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा पीपीएम, पांचवा मोल फ्रैक्शन, छठवां मोलैरिटी, सातवां मोलैलिटी, आठवां नॉर्मेलिटी और 9वां फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब याद करो हमने इसको लास्ट ईयर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगर फॉर्मेलिटी को छोड़ दें तो 8 चीजों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से? टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो थे जो कि टेम्परेचर चेंज करने पे बदल जाते थे। ठीक है, जैसे एक गाना है मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, तो उसमें वो किस पे डिपेंडेंट है? मौसम पे। ठीक है, वैसे यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। ठीक है, तो कौन कौन से तो जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट थे बताना। पहला था क्या? मोलैरिटी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत बात। पहला था क्या? नो सर। नहीं, नो सर। तो ये इंडिपेंडेंट था। ठीक है, दूसरा था क्या? यस सर। वेरी गुड, ये डिपेंडेंट था। तीसरा था क्या? नो नो सर। सर। नो सर। एक गंवार इंसान था। वॉल्यूम आ रहा है। यस सर। जिनमें भी वॉल्यूम आता है सब क्या करते हैं? वॉल्यूम टेम्परेचर तो कलर कोड के हिसाब से बोल रहा था। अरे यार, सबको वही लग गया सर। कितना दिमाग लगाया तुम लोगों ने, भगवान। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सब चक्रों में मत फंसा करो, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो। पीपीएम,
नहीं Yes, करता dependent. नहीं था, ठीक है। Independent है. हाँ तो इंडिपेंडेंट मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरी गुड। अबे डिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। हाँ मोलारिटी डिपेंडेंट डिपेंडेंट मोलैलिटी डिपेंडेंट है, वेरी गुड। मोलैलिटी ये भी डिपेंडेंट independent, इंडिपेंडेंट, Independent. वेरी गुड। नॉर्मेलिटी Dependent. डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट थी ये? polarity into V factor, हाँ वेरी गुड, इसका फॉर्मूला था मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और मोलैरिटी अगर डिपेंडेंट है तो फिर तो नॉर्मेलिटी भी डिपेंडेंट होगी क्योंकि उसके फॉर्मूले में आ रहा है, सही है। यस Yes. सर और जो फॉर्मेलिटी है वो भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है, ठीक है। Sir, हाँ सर आपके नोट्स में PPM डिपेंडेंट है. पीपी ना 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 ना, जो इस बार नोट्स है ना, देखो मैं चेंज बताता हूँ, चेंज क्या है। 90 जो पीपीएम है वो बहुत तरीके से यूज होता है, ध्यान समझना। जो यहाँ से सवाल उठाया है वो ये ध्यान समझना। पीपीएम एक्चुअली किसी के लिए फिक्स नहीं है। पीपीएम वेट बाय वेट के लिए भी यूज होता है, ध्यान समझना, 10⁶। और जो पीपीएम है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो अगर ये तुम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला लेके चलोगे तो ये डिपेंडेंट है। और अगर वेट बाय वेट वाला लेके चलोगे तो क्या है? इंडिपेंडेंट है। पर जो Independent. हाँ, पर दुनिया में जो एक जनरलाइज वे है, 99% लोग वेट बाय वेट को ही पीपीएम मानते हैं, इस फॉर्मूले को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। दैट डजंट मीन कि ये नहीं होता। ये देखो समझना मेरी बात को ध्यान से, कहने का मतलब है तुम किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं, किसी और के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि तुम अपने पेपर में फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, क्या पूरी दुनिया वो सॉल्यूशन चैप्टर छोड़ के जा रही होगी? नहीं सर. नो सर दोस्त ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, पर दूसरे से, फॉर एग्जांपल लास्ट सॉइल स्टेट में मैंने तुम्हें क्या छोड़ने में बोला था कि बाद में पढ़ लेना, वसंत ढाबा। जैसे तुम कभी उधर की साइड जाओ, उत्तराखंड की साइड, तो उधर साइड सबसे जो अपना फेमस ढाबा कौन सा है? सुखदेव ढाबा। अब सुखदेव के बारे में सबने सुना होगा, हाँ भाई, यस सर ठीक है। तो ऐसे ही वसंत ढाबा कभी जाओ तो वसंत ढाबे में 150 तरह की सब्जियां मिलती हैं। कितने तरह की सब्जियां मिलती हैं? 150। सोचो, तो क्या तुम्हें लगता है कि 150 सब्जियों में 150 के लिए, जाहिर सी हर सब्जी का टेस्ट अलग होगा? बोलो, कोई चीज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए डिपेंडेंट नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो चीज होती नहीं है। तो सेम वही चीज पार्ट्स पर मिलियन भी दो टाइप का होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पार्ट्स पर मिलियन और वेट बाय वेट। तो अगर तुमसे वो स्पेसिफिकली पूछ ले कि वेट बाय वेट पार्ट मिलियन है तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट। ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो डिपेंडेंट। और नॉर्मली अगर जनरलाइज में पूछे तो तुम क्या बोल सकते हो कि वो इंडिपेंडेंट है, Independent. ठीक है। कि नॉर्मली हम क्वेश्चंस में वेट बाय वेट पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। अब सबसे पहला क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो पढ़ाने जा रहा है अपने को, ठीक। तो मास परसेंटेज में सबसे पहला क्या है पढ़ाने जा रहा था? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पढ़ा क्या रहा है? अच्छा, मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज में सबसे पहला हमारा है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? वेट बाय वेट। अब लास्ट ये बताओ, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि न्यूमरेटर में सारे कौन होंगे, किसका मास होगा? सॉल्यूट सॉल्यूट, वेरी गुड। और नीचे किसका होगा? सोल्यूशन सॉल्यूशन। किसको छोड़ के? मोलालिटी मोलालिटी मोलैलिटी को छोड़ के, क्योंकि वो ही एक लौता स्पेशल डिमांड में मंगवाया गया था, याद है? ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करूं क्या, इसको एक ही पेज में खत्म कर दूं? ऐसे लंबा बहुत चलेगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? यस इसको शॉर्ट ट्रिक में, ये शॉर्ट उसमें ही कर देते हैं। अरे एक पेज नया दे दो भैया, ऐसी का बात। स्क्रीन पेज कहाँ है? फोटो स्लाइड स्क्रीन, ठीक है। एक वाइट में पढ़ना है, ब्लैक में पढ़ना है? सर ब्लैक में पढ़ाओ सर। ब्लैक में पढ़ना है, चलो। अरे कहाँ चला गया? जस्ट अ मिनट। स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। अब आओ, देखो समझो। अब देखो, दो तरह के हम टर्म लेके चलते हैं, हमने पढ़ लिया दो कैटेगरी में कुछ भी नहीं है. क्या आनी है? दिख नहीं रहा है?
नहीं सर ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, आपने सिर्फ वो शेयर करा होगा, सिर्फ चलो एक काम करते हैं, अपने को क्या टेंशन, अपने पास व्हाइट स्क्रीन है, ठीक है। चलो अब देखिए, तो दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. चलो अब देखो, हमने दो कैटेगरी में हमारे कंसंट्रेशन टर्म डिवाइड किए थे। पहला कैटेगरी वो थी जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट थे, और दूसरे वो थे जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे। सही है? टेम्परेचर डिपेंडेंट में सबसे पहला था वो था मोलैरिटी, और दूसरा था हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा था हमारा, बोलो, Weight by volume. वेट बाय Percentage. वॉल्यूम परसेंटेज, और चौथा था हमारा पार्ट्स पर मिलियन, Normality. नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। कैसी बात करते हो आस्था? अच्छा सर, लेकिन पीपीएम भी है। अरे तो पीपीएम तब जब मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेके चलूं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अभी नहीं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पांचवा हमारा Molality. मोलालिटी। की सबसे तो वो भी ऊपर, तो हाँ वो भी है, बिल्कुल है, वो दूसरे नंबर पे लिखेंगे मोलैलिटी, ठीक। तीसरा वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट, और आठवां हमारा पीपीएम, ppm. ठीक। अब देखो इंपॉर्टेंट, एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सारे फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। और वो वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला क्या है हमारा? N by V, नंबर ऑफ मोल्स N by नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। एक याद कर लो, ठीक है। अभी रुको, तो बताएंगे वो, ठीक है। अब दूसरे का दुनिया में सबको पता है, V by V है तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से, परसेंटेज है। इसमें क्या पढ़ाने की जरूरत है? कुछ नहीं। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, जो ये है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर लास्ट ईयर रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। Yes, sir. एक बार फिर से पढ़ा देना। चल बे, बहुत बड़ा टॉपिक है। रिडॉक्स चैप्टर के नोट्स है ना तुम्हारे पास? नहीं है? ऐसे खुद मेहनत करो, चलो उसके बाद जाओ, ठीक है। मैं ना पढ़ा रहा, मेरे चक्कर में मत बैठे रहना, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, पूरी क्लास लेनी पड़ेगी इस चक्कर में, ठीक है। तो एक बार खुद पढ़ के देखो, ना समझ में आए तो कॉल कर लेना, मैं फिर फोन में तुम्हें अलग से 15-20 मिनट ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। सर रिडॉक्स का? हाँ, रिडॉक्स में तो पढ़ाया था, वैलेंसी फैक्टर नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था, यस सर, ठीक है, जिसको एन फैक्टर भी बोलते थे। हाँ सर याद है। हाँ, इसको एन फैक्टर भी बोलते थे। ये कुछ भी बोल सकते हो, वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन दुनिया में सबको मालूम है क्या होता है। दो होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए एक्स से। अगर ए और बी क्या है हमारा? Solute or solvent. सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट का निकालने को बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल Na plus NB। NB, और बी को इसका निकालने को बोले तो NB NB अपॉन Na प्लस NB। Na plus NB. Na प्लस NB, ठीक है बच्चों की चीज। अब आते हैं मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी, देखो कोई चीज याद कर लेना और कोई चीज समझ के रखने में बहुत अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लोग कंफ्यूज इसीलिए रहते हैं मोलैलिटी और मोलैलिटी में, क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा होता है कि अधिकतर बच्चे यही बोलते हैं, सर मैं तो जिंदगी भर इसी चीज में परेशान रहा, मोलैलिटी और मोलैलिटी क्या होता है। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो कि समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि मोलैलिटी एक्चुअल में आया क्यों, ठीक है। और ये कहानी मैं बहुत बार सुना चुका हूं, किसको याद है बताओ, कौन सुनाएगा? सर क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर सब तो चेंज होता रहता था हर जगह, तो हमने मास लेना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, ये हुआ तब था दुनिया में सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म आया था, वो आया था मोलैरिटी। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म जब साइंस चालू हुई थी और हमने चीजों को नापना चालू किया तो आया था मोलैरिटी हमारा ऑलमोस्ट 60 इयर्स चला है। उसके बाद जब साइंस हमारी एक्सपेंड की, ध्यान समझना, जब साइंस हमारी एक्सपेंड की बहुत ज्यादा, तो हुआ क्या, हर देश में साइंस जाने लगी। इंडिया आई, यूएस गई, यूएस बन गया, सबने साइंस को स्टडी करना चालू किया।
तो अब साइंस को स्टडी करना चालू किया तो ऑलरेडी जो 60 साल में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, हमने कहा इनको दोबारा करने की क्या जरूरत है। दोबारा करने का मतलब है हम साइंस को कहां ले जाएंगे, 60 साल पीछे। ठीक है, तो हमने कहा जो ऑलरेडी हमने एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं उनको ही यूज करके हम आगे के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो लोगों ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, लोगों ने कर रखे हैं, दोबारा क्यों करें। तो हमने कहा एक काम करो, आज से जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनका डाटा जनरलाइज कर दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब सीन क्या हुआ, जो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले कर रखे गए थे इनका डाटा जनरलाइज कर दिया गया, मतलब सारे साइंटिस्ट को भेजा जाने लगा कि आप इसके आगे ही अपने एक्सपेरिमेंट्स करो। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं है। अब मान लो 60 साल में एक एक्सपेरिमेंट सबसे पहले मान लो फॉर एग्जांपल जर्मनी में हुआ, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो जर्मनी में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका डाटा भेजा गया मान लो इंडिया। ध्यान समझना बात में। अब जर्मनी में रहती है ठंड मान लो बढ़िया वाली, ठीक है, तो वहां पे उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किया गया था 2 डिग्री सेल्सियस पे। इंडिया जब डाटा आया तो यहाँ के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया 35 डिग्री पे। यहाँ टेम्परेचर गर्मी थी मस्त 35 डिग्री सेल्सियस की। जब यहाँ के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया तो उन्होंने क्या देखा कि भाई हमारे जो आंसर्स हैं, वो जो आगे के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो उस समय उन्हें IUPAC को कॉल किया। वो बोले यार IUPAC तुम हमको बेवकूफ गजब बना रहे हो, तो हमें गलत डाटा भिजवाए हो। तो उन्होंने बोला अरे जर्मनी गलत डाटा भेजा, रुको हम जर्मनी से बात करते हैं। जर्मनी को कॉल किया, जर्मनी बोला कि नहीं भैया हमने सही डाटा भेजा है, आप कैसी बात कर रहे हो, इंडिया सरासर झूठ बोल रहा है हमको। तो यहाँ पे IUPAC कंफ्यूज्ड। IUPAC आया इंडिया, उसने देखा कि इंडिया वाले तो एक्सपेरिमेंट सही कर रहे हैं पर उनका डाटा गलत आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी जर्मनी वाले सही में झूठ बोल रहे हैं। वो गए जर्मनी बात करने, तो जर्मनी वालों ने अपनी रीडिंग्स दिखाई, वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही आई। वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो रही है, दोनों अपनी जगह सही है पर दोनों जगह रीडिंग्स अलग आ रही हैं। तो उन्होंने जब एनालाइज किया तो उन्होंने एक्चुअल में पता लगा कि जो ये सारी वैल्यूज गलत आ रही है किसकी वजह से आ रही हैं, इस वॉल्यूम की वजह से। क्योंकि वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ता और घटता रहता है। तो सोचो वहां पे उन्होंने जिस वॉल्यूम में एक्सपेरिमेंट किया होगा वो इंडिया में आके वो वॉल्यूम क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, घट गया होगा, बढ़ गया होगा। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होने पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक। अब IUPAC कंफ्यूज, यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें, क्या सारे एक्सपेरिमेंट्स को गलत साबित करा कि घोषित करें तो 60 साल पीछे चली जाएगी केमिस्ट्री। तो उन्होंने कहा नहीं, एक्सपेरिमेंट्स को गलत नहीं किया जाएगा, अब हम एक नया टर्म यूज करेंगे, मोलैलिटी। हमने कहा ये टर्म एक्चुअली में इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्योंकि जो गलती वहां पे हो रही थी वो गलतियां दोबारा ना हो। तो वहां पे गलती किसकी वजह से हो रही थी, वॉल्यूम। ठीक है, मतलब टेम्परेचर की वजह से हो रही थी, टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम से हो रही थी। तो क्या नंबर ऑफ मोल से कोई गलती थी? नो सर। तो जिसकी गलती नहीं है उसको सजा क्यों दे, उसको वैसे वैसे ही रखो। अब हमें एक ऐसा टर्म लाना था जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। वो टर्म कौन था, मास। मास चाहे तुम यूएस में तुम्हारा जो तुम्हारे हाथ में पेन है वो यूएस में 10 ग्राम का है तो इंडिया में भी 10 ग्राम का होगा, जर्मनी में भी 10 ग्राम का होगा। सही बात है कि नहीं है, बताओ? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो वेट को लेकर आते हैं, वेट है जो कि कहीं चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, V की जगह वॉल्यूम ले आए। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। फॉर्मूला क्लियर? ठीक। तो इसको लाया गया स्पेशल डिमांड में। किसको लाया गया? इसको लाया। ठीक। अब सीन क्या हुआ, अब एक बताओ, ये स्पेशल डिमांड में आया है तो फ्यूचर में लोगों को इसी को यूज करना चाहिए। बोलो हाँ या ना? करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं करना तो चाहिए यार। एक चीज सोचो, तुम गलत चीज कैसे यूज कर सकते हो? अब सही चीज वो गलत थोड़ी है। नहीं, गलत का मतलब जब साइंस को तुम जनरलाइज कर रहे हो, मतलब बेसिकली सबको दे रहे हो, तो वो रीडिंग एक जगह के हिसाब से कैसे रखोगे? तो उन्होंने टेक्निकली बेसिकली एक जगह के हिसाब से तो मोलैरिटी यूज कर सकते हैं, वैसे मोलैरिटी गलत थोड़ी ना। नहीं, गलत नहीं है मोलैरिटी, दैट्स वेरी फाइन। पर जब साइंस के हिसाब से देखोगे तो मोलैरिटी का कोई सेंस नहीं बनता ना। यस सर। तो हमने बोला कि भाई स्पेशल डिमांड में मोलैरिटी यूज की जाएगी हर जगह। पर वही चीज जो पिछले 60 साल के डाटा थे वो किस में थे?
मोलैरिटी। मोलैरिटी। मोलैरिटी में तो यार फिर वही बात हो गई, अब सारे डाटा फिर से मोलैरिटी पे निकालो, तो फिर वही बात हो गई। जो क्या बात हो गई, साइंस को वापस 60 साल पीछे ले जाओ, तुम सारे एक्सपेरिमेंट तुम दोबारा कर रहे हो, फिर से प्रॉब्लम आ गई। टर्म तो आ गया, वो ठीक है, पर लोगों ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो आईयूपीएससी कह रही है भाई ये क्या बात हुई, चिट भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, तुम ना मोलैरिटी यूज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें आंसर गलत आ रहे हैं, और मोलैरिटी यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी मेहनत बढ़ रही है। तो फिर आईयूपीएससी ने एक तरकीब निकाली। क्या तरकीब निकाली, बोलो? एसटीपी। एग्जैक्टली उसने कहा ठीक है तुम मोलैरिटी ही यूज करो, पर आज से मैं एक शब्द ला रहा हूं एसटीपी। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, उन्होंने बोला अब तुम कान खोल के सुन लो, हम तुम्हारी रीडिंग्स को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे करोगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर उन्होंने रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर रख दिया उन्होंने 1 बार। 1 बार। उन्होंने कहा अब चाहे तुम जर्मनी में हो चाहे इंडिया में, जर्मनी वालों में चाहे बाहर ठंड 2 डिग्री की पड़ रही हो, पर जिस कमरे में तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है वहां पे कमरे का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 25 डिग्री। इंडिया में भले ही बाहर 50 डिग्री की हीट हो, पर जिस कमरे में तुम एक्सपेरिमेंट करो उसमें चाहे एसी चलाओ, हमें मतलब नहीं है, पर वहां ठंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25। तो अब जब वो वैल्यू शेयर की जाने लगी, सबको पता था ये वैल्यू किस डिग्री पे है, 25 डिग्री पे। तो अब किसी की मनमानी नहीं थी, इसीलिए इस टर्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, और यही टर्म आज भी यूज हो रहा है, मोलैरिटी। इसको एक ये इंपॉर्टेंट इतना है कि इसका एक नाम और है, क्या? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका एक नाम और है कंसंट्रेशन, इसको डिनोट करते हैं सी से। तो ऐसा ना होना ये मत पूछ लेना कभी सर एम और सी में अंतर क्या है, दोनों सेम है। मोलैरिटी को यूज करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। अब Yes, sir. हो गया। नेक्स्ट, वेट बाय वेट इनटू 100, और पीपीएम इज सेम वेट बाय वेट, बस 100 या क्या लिख दो, 10 लाख 10 to the power 6। 10 की पावर 6। बोलो सब क्लियर? Yes, sir. सबके फॉर्मूले है ना। अब सबसे बड़ा होता है, लोग बोलते हैं सर किसके मोल्स लेने हैं, किसका वॉल्यूम लेना है, किसका मास लेना है। तो एक बहुत सिंपल सी बात क्या याद रखनी है तुमको, मास हमेशा किसका लोगे, वो सॉरी वेट न्यूमरेटर में हमेशा क्या लोगे? सॉल्यूट। न्यूमरेटर में हमेशा लोगे सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लोगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। पर एक बंदा स्पेशल डिमांड में आया था, कौन? मोलैरिटी। तो उसने कहा नहीं, सब सॉल्यूशन ले रहे हैं, हम स्पेशल हैं, हम सॉल्यूशन नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, तो न्यूमरेटर में सबका यूज किया जाएगा सॉल्यूट, यहां भी सॉल्यूट, और नीचे भी सॉल्यूट। बोलो कोई दिक्कत? ठीक। डिनोमिनेटर में सबका यूज किया जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कहाँ गया सॉल्यूशन, और ये भी सॉल्यूशन, केवल एक को छोड़ के जो कि मोलैरिटी है। ठीक है, बस अगर आपको ये 8 फॉर्मूले याद हो गए और आपने इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, 5-6 क्वेश्चन की, तो आपके बोर्ड्स के 3 से 5 नंबर 3 से 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ये बात आप लिखित में रख लो साइड में, आपके 3 से 5 नंबर डिसाइड हो गए, ये हमारे श्योर शॉट हैं। वो सबको क्लियर हो गई बात? ठीक, हटा दें, नोट सबके पास है ही है, ठीक, हटाऊं? ये गया। ठीक, अब आते हैं इनके बकवास देख लेते हैं। बकवास में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, डेफिनेशन बिला बिला बिला, फॉर्मूला बिला 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 बिला, मास ऑफ कंपोनेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हो गया मास परसेंटेज। अब वो कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। बोलो क्वेश्चन। सर मतलब ग्लूकोज उसमें 35% डाली जाएगी मास की। 5 ग्राम ग्लूकोज एंड 40
बोलो बोलो बोलो। सर 100 ग्राम 35 ग्राम वाटर में ग्लूकोज 35 ग्राम हाँ नहीं, ग्लूकोज ऐड गलत करेंगे। गलत गलत बेटा। 100, 35 ग्राम ग्लूकोज एंड 65 ग्राम ऑफ वाटर, या फिर हाँ, जो भी सॉल्वेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ध्यान समझो, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 35 ग्राम क्या है? हाँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज। ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या है? 35 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, तभी तो फॉर्मूला सोचो क्या बनता है। अगर अब सोचो, अगर ग्लूकोज 35 ग्राम है तो फिर वाटर कितना होगा? 65 ग्राम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो हो गया हमारा 65 ग्राम। तभी तो सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा? ठीक है, देखो सिंपल फॉर्मूला, पीछे आते हैं। अरे यार, सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूले के हिसाब से चेक कर लो ना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एक चीज सोचो, उसने 35 ग्राम दे रखा है परसेंटेज, ये हमारा फाइनल आंसर है। वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ Rate of solution सॉल्यूशन into 100. इनटू 100। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के हिसाब से सर खोलना। वाइट स्क्रीन आ रही है। वाइट स्क्रीन आ रही है? अरे ऐसे कह रहे हो, एक मिनट होल्ड करना। रुक जाओ 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 रुक जाओ। ठीक है, अब आया क्या? यस सर। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो समझो, एक चीज समझो, वेट बाय वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान समझना। वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझो। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बोलो बे। यस सर। ठीक, यस सर। आंसर आया है 35%। अब अगर तुम दिमाग लगाओ 35% आंसर कैसे आया होगा? अगर ये 35 रहा होगा, ये 100 रहा होगा, तब ये 100 से मल्टीप्लाई करने पे तभी तो 35% आया होगा। सोचो। यस सर। यस सर। ठीक, तो याद रखना, फॉर्मूले को खोलना आना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का दिमाग इस चीज में नहीं चलेगा कि फॉर्मूले को खोलेंगे कैसे, वो लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ, और बहुत इजी है, बच्चों का दिमाग है ये तो। ठीक है, कि अगर 35% आंसर लाना है तो 35 अपॉन 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 35। वेट ऑफ 35 सॉल्यूशन 100। 100। और तुम्हें पता है सॉल्वेंट का निकालना हो तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट माइनस कर दो, सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, करो ये क्वेश्चन सब लोग अपने आप। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। किसी ने लगाया एनसीईआरटी क्वेश्चन? चैप्टर यूनिवर्सल सोल्यूशन। अच्छा चलो ठीक है, करो ये क्वेश्चन अपने आप, अटेम्प्ट करके देख लो। दे रहा हूँ 2-3 मिनट, कर सकते हो तो। फिफ्टीन 15.2 सर फॉर 15.3। हाँ, मतलब 15.2 या 15.3। ठीक है, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो भाई, सिंपल सी बात, उसने हमें मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ बेंजीन अगर देख लें तो हमें उसने कितना दे रखा है? 22 ग्राम। बोलो हाँ या ना। यस सर। किसमें यस डिसॉल्व सर। किया है उसने? कार्बन 122। 122 में डिसॉल्व किया है। तो सॉल्यूशन कितना हो गया? 122 प्लस 122 144। अब बस डिवाइड कर दो, 22 बटे का मतलब डिवाइड बाई 144, 144 इंटू 100, बस यही हो गया। यस सर। चेक करो क्या दिक्कत है, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 15.2 Yes, sir. ले लो या 15.3 ले लो, बात सही है।
अभी तो सॉल्यूट का हो गया, अगर कभी पूछ ले मास ऑफ सॉल्वेंट तो उल्टा कर देना, क्या बस खत्म। 100 minus 15.3. जब 15% वो है तो 100 से माइनस कर दो, तो 84.72% मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. वॉल्यूम परसेंट पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी स्किप करते हुए चल रहे हैं, बिला 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 बकवास 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 हम पढ़ चुके हैं। सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। वो कह रहा है 10% इथेनॉल का मतलब क्या है? Sir, solute. Sorry, sir. Solvent. 10% solvent इथेनॉल है, बाकी 90% वो सही solute. सही बोल रहे हो क्या? तो नहीं बोल दिया तुमने? बोला है 10% सॉल्वेंट है और 90% सॉल्यूट है। 10% solvent है और ए 90% क्या solute है. क्या कर रहे हो, पागल हो गया? 10% सॉल्वेंट कैसे होगा बेटा? 10% इथेनॉल का मतलब क्या है? तुमने सॉल्यूशन में 10% इथेनॉल है। 10% सॉल्यूट इथेनॉल है, और सॉल्यूशन जब अगर 100 ग्राम है तो उसमें तुमने 10 ग्राम क्या डाला है? इथेनॉल। सॉरी, यस सर। ग्राम नहीं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। तो तुमने 10 ml का पैक बनाया है 100 ml, मतलब 90 ml पानी के साथ, तो जो सॉल्यूशन बन के आया वो कितने ml का बन के आया? 100 ml का। नहीं समझे? यहाँ यस सर। क्या मतलब है? तुमने गिलास में 90 ml पानी डाला और उसमें तुमने 10 ml इथेनॉल डाली, ठीक है, पीने वाली शराब। तो जो सॉल्यूशन बना टोटल वॉल्यूम उसका 100 है। तो सिंपल सी चीज है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा आंसर? 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब ml, इसने यहाँ पे ml, तुम लोग सोचो सर लीटर क्यों नहीं है? लीटर भी ले लो, पर इथेनॉल है। अब कोई शराब लीटर में थोड़ा पीता है? इतना बेवड़ा इंसान कौन है जो 10 लीटर 100 लीटर में डाल के पी रहा है, ठीक है, 100 लीटर पी बना रहा है, ठीक है। बहुत लोग पीते हैं। अबे 10 लीटर और 90 लीटर 100 लीटर शराब का मतलब जानते हो? यस सर, यस सर। कौन इतना बेवड़ा आ गया? पूरा बैरल हो गया. हाँ वो तो बैरल ही हो गया, सही बात, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इथेनॉल है इसलिए हमने ml यूज किया है बाई कॉमन सेंस कि 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10% इथाइल एल्कोहल इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। बताओ। अबे कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है, सीधा ऐसे ही निकाल सकते हो हाथों में। अब चलो आ जाओ जल्दी से, देखो इजी है। 10 ml क्या होगा? इथाइल एल्कोहल सॉल्वेंट होगा 90, ठीक है, सिंपल सी बात। इसमें क्या ही था करने को, इजी क्वेश्चन था, मैंने फालतू का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। दोनों चीजें मिली गई हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट 10 था सॉल्यूट, 10 था सॉल्यूट का, 100 था उसका, इंटू 100, 10% हो गया, सही है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी है, ठीक है, इसने ऊपर क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप कर रखा है, ठीक है, मतलब सेंस गलत सा हो रहा है, बाकी क्वेश्चन तो ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट मास बाई, फिर से स्किप करते हो, चलो मास सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं। वो पूछ रहा है क्या मतलब है 10% वेट बाई वॉल्यूम का? चलो बताओ, कौन बताएगा? बहुत सोच समझ के बताना। 10 gram solute in 100 ml volume. 100 ml सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? सुन नहीं पाया सही से। सॉल्यूशन। Solute. ठीक ठीक, और कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, ध्यान समझना, एक चीज बताओ, देखो ध्यान लगाओ, ध्यान समझो बात को, बहुत इजी है। वेट बाई वॉल्यूम इनटू 100 करते हैं। वेट किसका होता है? सॉल्यूट। सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका होता है? सॉल्यूशन। अब एक चीज बताओ, इसका आंसर आया है 10%। 10% कैसे आ सकता है? 10 बाई 100 इंटू 100, यस सर। ठीक है।
सिंपल है, बताओ। ठीक, इसको खोलने तरीका बिल्कुल सिंपल है। जब भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में तो हमेशा 100 रखो, और जो भी ऊपर आंसर दे रखा हो, अगर यहाँ 25 दे रखा होता तो हमेशा ऊपर क्या रख दो, 25। तो एक चीज सोचो, इसका वेट कितना होगा 10, और इसका कितना होगा वॉल्यूम 100। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 10 ग्राम सॉल्यूट का वेट हमने, या 10 ग्राम सॉल्यूट हमने डाला है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। बोलो बात समझ में आई? यस सर। ठीक, अब ध्यान समझो बात को। अगर तुम मुझसे ग्राम बोलोगे तभी ml यूज करना, कोई ये कभी मत करना कि हमने ग्राम किसमें डाला है, लीटर में, ये गलत है। अगर लीटर यूज करना होगा तो क्या करोगे, केजी टू लीटर, ठीक है, ग्राम टू ml। या कभी ये मत कर देना कि हमने केजी डाल दिया किसमें, ml में। बताओ बात समझ में आई? ठीक, यस सर। इजी सी चीज